recording this class as well. So let us start today's class. So today's class is going to be very, crisp and brief. हम लोग थोड़ा सा जल्दी निपटाएंगे. Already we are late. So first of all, आज हम लोगों का टारगेट क्या हम लोग देखते हैं. हम लोगों ने सबसे पहले आप लोगों को बताया था कि हाइड्रोकार्बन्स होते हैं वो जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन होते हैं. ये चार भागों में होते हैं, मतलब चार तरह के हाइड्रोकार्बन होते हैं. एल्केन, एल्कीन, तीसरे एल्काइन और फिर बेंजीन. ये चार तरह के हाइड्रोकार्बन है, मतलब जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन है, इनके अलावा और कुछ नहीं है. हर पार्ट को मैंने आपको समझाया कि हर पार्ट को, हर फंक्शनल ग्रुप को आपको चार भागों में पढ़ना है. सबसे पहले उसका IUPAC एंड आइसोमेरिज्म, ये सबसे पहले आपको डील करना है. सेकेंड में MOP मतलब मेथड ऑफ प्रिपरेशन, कैसे बनाया जाता है वो फंक्शनल ग्रुप. थर्ड उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज, मतलब उसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, उसकी सॉल्युबिलिटी. और फोर्थ है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब उस फंक्शनल ग्रुप को जब दूसरों से रिएक्ट कराया जाता है तो वो कैसे रिएक्ट होता है. तो हमने सबसे पहले टेकअप किया एल्केन को. एल्केन को हमने सबसे पहले लिया और एल्केन का मैंने IUPAC मेथड ऑफ प्रिपरेशन और फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग कर चुके हैं. आप लोग इसका वीडियो चेक कर सकते हैं, चैनल पे ही आप लोगों को मिल जाएगा. और आज हमारा टारगेट है इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज को फिनिश करना, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आइए हम लोग एकदम टॉपिक पे जंप करते हैं. टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन. एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टीज. अगर मैं एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी की बात करता हूं तो एल्केन की केमिकल प्रॉपर्टी में पहली रिएक्शन आती है हैलोजिनेशन. हैलोजिनेशन, हैलोजिनेशन मतलब हैलोजन को लगाना, हैलोजन को ऐड करना, मतलब एडिशन ऑफ हैलोजन, हैलोजन को लगाना. इसमें मैं एक चीज जरूर यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहता हूँ बच्चों की. हैलोजन का मतलब हम हैलोजन को जनरली X2 से रिप्रेजेंट करते हैं, जहां पर X2 हो सकता है फ्लोरीनेशन. F2 डाल रहे हैं तो उस रिएक्शन को फ्लोरीनेशन कहेंगे. Cl2 डालेंगे तो क्लोरीनेशन कहेंगे. Br2 डालेंगे तो ब्रोमिनेशन कहेंगे. और I2 डालेंगे तो आयोडीनेशन कहेंगे. ठीक है, इस हिसाब से ये प्रोसेस चलेगा. तो एल्केन के अंदर ये चीजें डालेंगे तो क्या होगा, आइए देखते हैं. सपोज करो मैं एक सबसे सिंपलेस्ट एल्केन ले लूं. जब भी मैं आपको कहूं ना बेटा सबसे सिंपलेस्ट एल्केन, आपके दिमाग में छप जाना चाहिए सर अब मीथेन के बारे में बात कर रहे हैं. और हैलोजन में हमेशा याद रखिए, मैं दो हैलोजन को हमेशा प्रेफरेंस देता हूं जो हर तरह की रिएक्शन करते हैं, एक Cl2 और एक Br2. तो ये ज्यादा अच्छे माने जाते हैं. F2 का साइज बहुत छोटा है जिसकी वजह से इसमें प्रॉब्लम आती है. I2 का साइज बहुत बड़ा है जिसकी वजह से इसमें दूसरी प्रॉब्लम्स आती है. अगर मैं Cl2 और Br2 की बात करूं तो इनका साइज मीडियोकर है, जिनमें ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आती. दोबारा बता दूं, अगर मैं सारे हैलोजेंस में बात करूं तो Cl2 और Br2 अच्छे माने जाते हैं. F2 का साइज छोटा है, इसमें कुछ अलग तरह से प्रॉब्लम्स आएंगी. कैसे प्रॉब्लम्स आएंगे हम डील करेंगे. I2 का साइज बहुत ज्यादा ही बड़ा है, इसमें कुछ और प्रॉब्लम्स आएंगी, दैट वी विल एनकाउंटर. तो जब भी आप कहेंगे रैंडमली कोई हैलोजन ले लो तो ज्यादातर आप कोशिश करिएगा या तो Cl2 या तो Br2 लीजिए. फर्स्ट से इसमें मैंने Cl2 डाल दिया तो व्हाट विल हैपन, क्या होगा. सबसे पहले हम देख रहे हैं ये H यहां से जाएगा और ये Cl यहां से HCl बना देगा. अब आप देख पा रहे हैं यहां से जब H गया तो इस कार्बन की एक वैलेंसी कम हो गई, ये क्लोरीन उसकी जगह ले लेगा. इसका मतलब यहां पर हम ये भी कह सकते हैं कि H गया और Cl आ गया. इट इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुई जिसने क्लोरीन को सब्स्टिट्यूट कर दिया. क्लोरीन ने सब्स्टिट्यूट किया हाइड्रोजन को. तो रिएक्शन का प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3 बनेंगे और Cl बचेगा और एक HCl बन जाएगा. तो इस रिएक्शन की कुछ अहम बातों पे हम जोर करेंगे और पहली अहम बातें हैं, इट इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है. अब बच्चों एक बात समझ लो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने तरह के होते हैं. ऑर्गेनिक में कितने तरह की रिएक्शंस होती हैं. ऑर्गेनिक में, ये मैं लास्ट स्लाइड में लिखना पसंद करूंगा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कितने तरह की रिएक्शंस होती हैं. सबसे पहले तरह की रिएक्शन जो सबसे ज्यादा आती है वो है सब्स्टिट्यूशन, जब एक चीज दूसरी चीज को सब्स्टिट्यूट करती है. ये ज्यादातर सिंगल बॉन्ड्स में देखी जाती है. ये ज्यादातर सिंगल बॉन्ड्स में देखी जाती है.
दूसरा केस में देखता हूं तो दूसरे केस में क्या होता है, कुछ निकल जाता है, माइनस हो जाता है, उसे हम एलिमिनेशन कहते हैं। तीसरा केस में देखता हूं ऑर्गेनिक में रिएक्शंस, एलिमिनेशन का उल्टा, एलिमिनेशन मतलब कुछ माइनस हो गया तो इसका उल्टा क्या हुआ, एडिशन, कोई चीज आ गई। और चौथा, जब ना कोई चीज सब्सटीट्यूट हुई, ना कोई चीज निकली, ना कोई चीज बाहर गई। तुम कहोगे ये क्या हो रहा है, ऐसा जादू हुआ है क्या कोई? नहीं, ये हुआ रीअरेंजमेंट। मतलब ना कोई चीज बाहर से अंदर आई, बाहर से अंदर गई, अंदर ही अंदर रीअरेंज हो गई, अपनी जगह बदल गई। ये हम लोगों की बेटा ऑर्गेनिक की 4 रिएक्शंस थी। ऑर्गेनिक में इन चारों के अलावा कोई और रिएक्शन नहीं। अब इनको डिटेल से हम पढ़ेंगे अगर सब्सटीट्यूशन की बात करेंगे। सब्सटीट्यूशन का मतलब है एक चीज जा रही है, दूसरी चीज आ रही है। तो ये फिर आगे जाकर 3 तरह के होते हैं। कैसे? केमिस्ट्री में हमने आप लोगों को पढ़ा रखा है कि 2 तरह के बॉन्ड क्लीवेज होते हैं। अगर बॉन्ड सेम एटम्स के बीच में होते हैं तो उससे फ्री रेडिकल्स बनते हैं, कोई चार्ज नहीं आता। पर अगर बॉन्ड अलग अलग इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ा होता है तो हेट्रोलिसिस होता है। उस केस में प्लस बनता है इलेक्ट्रोफाइल और माइनस बनता है न्यूक्लियोफाइल। इसका मतलब केमिस्ट्री में टोटल 3 तरह की चीजें होती हैं। एक होता है फ्री रेडिकल, एक होता है इलेक्ट्रोफाइल, एक होता है न्यूक्लियोफाइल। टोटल 3 तरह की चीजें। एक बात को गांठ बांध लीजिए, अगर एक प्लस गया है तो उसकी जगह प्लस ही आएगा, माइनस गया है तो माइनस ही आएगा। अब आप खुद सोचिए ना, सिंपल सीधा सा लॉजिक है। एक टीचर इज रिलेटेड विद स्टूडेंट्स, टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन है क्लास में। अगर एक टीचर गया है मान लो, तो उसकी जगह एक स्टूडेंट आकर उसको फुलफिल कर सकता है क्या? नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल। अगर एक टीचर गया है तो उसकी जगह एक दूसरे टीचर को आना पड़ेगा, तभी तो वो क्लासरूम बनेगी। इसी तरह से स्टूडेंट गया, उसकी जगह टीचर आ गया, अब 2-2 टीचर हो जाएंगे यार, फिर क्या करोगे? इसका मतलब अगर एक टीचर गया तो टीचर आएगा। होता है ना, तुम लोग जाते हो शॉपिंग करने, कोई चीज एक्सचेंज करनी है, वो कहेगा भैया तुमने ली कूपर की टी शर्ट ली है तो ली कूपर से ली कूपर ही बदला जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि तुमने ली कूपर की शर्ट बदली और एलन सोली ले लिया, ऐसा नहीं होगा। तो इनके कुछ नियम होते हैं। तो केमिस्ट्री में नियम ये होते हैं कि सब्सटीट्यूशन 3 तरह के होते हैं। पहला, अगर एक फ्री रेडिकल को सब्सटीट्यूट करता है उसे हम कहते हैं फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन, FRS। अगर एक न्यूक्लियोफाइल नेगेटिव नेगेटिव को रिप्लेस करता है उसे हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। इसको दिखाया जाता है SN से, S बड़ा N छोटा, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन। और अगर इलेक्ट्रोफाइल को सब्सटीट्यूट करता है उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन को ऐसे से दिखाया जाता है। इसका मतलब सब्सटीट्यूशन 3 तरह के हो गए, फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन, न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन SN से दिखाया जाता है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन SE से दिखाया जाता है। ये चीज आप लोग आज एक्स्ट्रा गांठ मान लीजिए। तो यहां पर ये रिएक्शन कैसी है, आपका क्वेश्चन होना चाहिए, सर व्हाट टाइप ऑफ सब्सटीट्यूशन इज दिस। ये किस तरह का सब्सटीट्यूशन है? तो मैं कहूंगा इसमें बॉन्ड कैसे टूटा, इसमें बॉन्ड कैसे टूटा। तो आइए इसको देखते हैं। तो इसमें बॉन्ड कैसे टूटा, पहले Cl का बॉन्ड टूटा। क्यों? आइए समझाते हैं। Cl के बॉन्ड में बेटा क्लोरीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7। क्लोरीन के वैलेंस शेल में, हर हेलोजन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वो सिर्फ एक ही बॉन्डिंग में दिखा रहा है, बाकी 6 उसके पास एज इट इज पड़े होंगे, जो लोन पेयर की तरह बिहेव कर रहे होंगे। इसका मतलब ये एक लोन पेयर है, ये दूसरा लोन पेयर है और ये तीसरा लोन पेयर है। इसका मतलब ये लोन पेयर दूसरे लोन पेयर को क्या करेगा? रिपेल। तो इस लोन पेयर रिपल्शन से, भारी मात्रा में लोन पेयर रिपल्शन होगा यार ये तो। बिल्कुल, इसके पास 3 लोन पेयर, उसके पास 3 लोन पेयर, बॉन्ड बीच में एक। तो 3 लोन पेयर का रिपल्शन के सामने एक बॉन्ड कैसे टिकेगा? बॉन्ड टूट जाएगा, आसानी से टूट जाएगा। कैसे टूटेगा बॉन्ड? बीचों बीच में से टूटेगा, तो बनाएगा 2 Cl फ्री रेडिकल। इसका मतलब भैया पहले सवाल का जवाब मिल गया। व्हाट टाइप ऑफ सब्सटीट्यूशन इज दिस? इट इज द फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन। तो ये मिल गया, इट इज अ फ्री रेडिकल सब्सटीट्यूशन रिएक्शन। अब याद रखिएगा, इस हैलोजन हैलोजन बॉन्ड को तोड़ने के लिए मुझे कुछ तो एनर्जी देनी पड़ेगी, बिल्कुल। तो यहाँ पर मुझे गर्म नहीं करना पड़ता, ये अपने आप ही टूट जाता है, क्योंकि लोन पे रिपल्शन काफी ज्यादा एक्टिव होता है।
तो यहाँ पर मैं सिर्फ सनलाइट दे देता हूं, बात बन जाती है। और मेरे प्यारे बच्चों याद रख लीजिए कि यहाँ पर सनलाइट का मतलब ही एच म्यू होता है। चैप्टर 2 में याद करिए कि सन की लाइट पैकेट्स में आती है, हर पैकेट को क्वांटा कहते हैं और क्वांटा की एनर्जी को हम लोग एच म्यू से शो करते हैं। तो इसका मतलब कभी कंफ्यूज मत होना, इसका मतलब बच्चों सनलाइट है, एच म्यू। तो ये रिएक्शन एच म्यू के प्रेजेंस में होती है। अब अगली चीज मैं बता रहा हूं क्या है सर, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के बारे में क्या आपका विचार है? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन, हेलोजन की ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी के बारे में, मतलब कौन सा हेलोजन, कौन सा हेलोजन ज्यादा रिएक्टिव है? तो मैं कहूंगा यहाँ पर हेलोजन का बॉन्ड टूटा क्यों, कारण क्या था हेलोजन के बॉन्ड के टूटने का? लोन पेयर रिपल्शन। तो लोन पेयर रिपल्शन सबसे ज्यादा किस में होगा? F2 में, Cl2 में, Br2 में, किस में होगा सर? वेदर इट इज F2, Cl2, Br2 और I2, सर किस में होगा? लोन पेयर रिपल्शन किस में होगा? मैं कहूंगा बेटा लोन पेयर तो सभी में सेम होंगे। क्यों? इस बात को समझिए, क्योंकि सभी हैलोजेंस है, सभी हैलोजेंस है, इसका मतलब सभी के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। सभी के अगर वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और सभी एक ही बॉन्ड बना रहे हैं, तो सभी के पास 3 लोन पेयर हुए। बिल्कुल। तो इसका मतलब सर लोन पेयर तो सभी में इक्वल है, तो इसका मतलब इक्वल अमाउंट से टूटेंगे, ये एक जैसी स्पीड से टूटेंगे। तो मेरा जवाब है नहीं। मैं हमेशा से क्लास में एक बात बोला करता हूं कि आप एक चम्मच चीनी को एक ग्लास में डालिए, एक चम्मच चीनी को एक बाल्टी में डालिए, किसमें वो एक चम्मच चीनी ज्यादा इफेक्टिव है? ऑब्वियसली ग्लास में। बाल्टी में तो पता ही नहीं लगेगा एक चम्मच चीनी कहाँ गई। इसका मतलब बच्चों मैं क्या बताना चाह रहा हूं, इस बात को समझिए। F2 का साइज है ये, Cl2 का ये, Br2 का ये, I2 का ये, साइज बढ़ रहा है। वही लोन पेयर रिपल्शन छोटे एरिया में है, वही I2 में लोन पेयर रिपल्शन बड़े एरिया में है। तो जितने छोटे एरिया में होगा वो लोन पेयर रिपल्शन ज्यादा इफेक्टिव होगा, बड़े में वो इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी। इसका मतलब इफेक्टिव लोन पेयर रिपल्शन F2 में है, मतलब बहुत तेजी से रिपल्शन होगा F और F के बीच में। इसीलिए सबसे ज्यादा रिएक्शन अगर तेजी से करेगा तो वो F2 है, फिर Cl2, फिर Br2। तो इसका मतलब मैं अगर F2 की बात करता हूं तो भैया रिएक्शन बहुत तेज होती है, F2 की रिएक्शन। F2 is the fastest due to its small size and effective lone pair repulsion, so it may proceed in dark। इसको तो सनलाइट की जरूरत भी नहीं होती, एब्सेंस ऑफ सनलाइट। भैया ये कह रहा है मैं अपने आप टूट जाऊंगा, तुम्हें कोई जरूरत ही नहीं है सनलाइट की, इवन इन डार्क, इन एब्सेंस। और इसीलिए बिल्कुल भी प्रेफर्ड नहीं होता। क्यों? मैं आपको बता रहा हूं भाई, इतनी तेजी से होगी रिएक्शन तो पकड़ ही नहीं पाओगे, कंट्रोल ही नहीं कर पाओगे। सो इट इज नॉट एडवाइजेबल, एडवाइजेबल नहीं है। और वहीं पर इसका उल्टा I2 इज द स्लोएस्ट। भैया F2 फास्टेस्ट है, तो I2 क्या होगा? स्लोएस्ट, क्योंकि उसमें लोन पे रिपल्शन सबसे कम होगा। I2 is slowest due to its large size and least लोन पेयर रिपल्शन। लोन पेयर रिपल्शन बिल्कुल कम होगा। एज इट इज वेरी स्लो, क्योंकि ये बहुत स्लो होगा, सो इट इज ऑल्सो रिवर्सिबल। इतना स्लो है कि थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा है कि जो प्रोसेस बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ता है वो किसी भी समय पे रिवर्ट बैक हो सकता है, किसी भी समय पर वापस आ सकता है। इसका मतलब ये होगा बहुत स्लो और रिवर्सिबल। इट इज वेरी स्लो, सो इट इज ऑल्सो रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब है, जैसे मान लो मीथेन है, मीथेन ये था,
ध्यान से समझिएगा, अच्छी चीज बता रहा हूं। I2 के साथ रिएक्ट करा। मीथेन को कई बार मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, क्योंकि CH3H बिल्कुल लिख सकता हूं, क्योंकि सिर्फ H ही तो रिएक्शन करेगा, ये H जाएगा और ये I आ जाएगा, तो इससे आसानी हुआ, बल्कि आपको समझने में CH3I बिल्कुल आसानी हुआ समझने में, तो ऐसे लिख दो। तो इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, आप जानते हैं CH3 एक मिथाइल ग्रुप है और मिथाइल ग्रुप को R से भी दिखाते हैं, तो इसको RH से भी दिखा सकते हैं, RH। और I2 ये बन जाता है HI और बनता है RI। इसका मतलब ये रिएक्शन बहुत स्लो है और ये रिवर्सिबल है। क्यों? क्योंकि किसी भी समय पे ये आयोडीन इस आयोडीन के साथ मिलकर वापस I2 बना देगा। तो हम कोशिश करते हैं ये ऐसा ना हो, इसकी रिवर्सिबिलिटी को रोके कि रिएक्शन पीछे ना आ सके। As it is very slow, so it is also reversible. तो अगला पॉइंट क्या है? इट्स रिवर्सिबिलिटी कैन बी कंट्रोल्ड। इसकी रिवर्सिबिलिटी रोकी जा सकती है। इट्स रिवर्सिबिलिटी कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक HNO3 और HiO3। ऐसे एसिड से हम इसकी रिवर्सिबिलिटी को रोक सकते हैं। इट्स रिवर्सिबिलिटी कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स लाइक HNO3 और HiO3, जो करते क्या है, विच ऑक्सीडाइजेस HI टू I2, जो ऑक्सीडाइज कर देते हैं HI को I2। कैसे? आइए देखते हैं। मतलब जैसे ही RH को हमने RH को डाला I2 में और ये बन गया RI और HI। अब मैंने रिवर्सिबिलिटी का निशान नहीं डाला, क्योंकि मैंने टेस्ट ट्यूब में डाल दिया था HNO3 नाइट्रिक एसिड और HiO3। इसका नाम है नाइट्रिक एसिड और HiO3 का नाम है आयोडिक एसिड। आयोडिक एसिड ये दोनों डाल दिए, तो ये HI को ऑक्सीडाइज करवा देते हैं किसमें? I2। अब रिएक्शन बैक नहीं जा सकती, क्योंकि I2 और I मिलकर I3 थोड़ी बनाएगा, तो ये रिएक्शन बैक नहीं जाती, यहीं पे रुक जाती। और ली चैटलियर प्रिंसिपल भी काम करता है, और I2 मिल गया, और I2 मिल गया, इसका मतलब रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी, क्योंकि टेस्ट ट्यूब में I2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी, जिससे रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगा। लाइट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, ये चीज आप लोगों को जानने की जरूरत है। तो अब मैं बता रहा हूं इसकी एक और चीज। क्या? अच्छा, एक और बात बता देता हूँ। ये तो मैंने ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हेलोजन बताया। नेक्स्ट क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्केन की बात करता हूं। तो 3 डिग्री एल्केन सबसे, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। हम पहले ही पढ़ चुके हैं जीओसी में, याद करिए नोट। क्या याद करिए? स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स हो या कार्बोकैटायंस हो, मैंने आप लोगों को बता रखा है। 3 डिग्री सबसे स्टेबल, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री, और वहीं पर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बो अनायंस हो तो वो उल्टा होता है, 1 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। ये आप लोगों को ध्यान करना है। ठीक है, अब मैं एक इंपॉर्टेंट बात बनाना चाहता हूं, पर उससे पहले मैं एक बार चाहता हूं कि आप एक बार जितनी बातें बताइए, मैं हर स्लाइड पे एक एक मिनट को रोक रहा हूं, आप पहले उनको एक बार अच्छी तरह से देख ले, फिर मैं नेक्स्ट बात बताऊंगा, कंफ्यूजन ना हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी बातें बता चुका हूं। तो मैं हर स्लाइड पे 2-2 मिनट रोकूंगा और आप ध्यान से हर स्लाइड को देखेंगे, और इसमें अगर कुछ प्रॉब्लम है तो पूछेंगे। टाइम स्टार्ट्स नाउ।
मेरे ख्याल से आप लोगों ने देखा हो। अब अगली बात बतानी है ये कि यहाँ पर वापस आ जाते हैं कि यार ये रिएक्शन ना कंट्रोलेबल नहीं है। तुम कहोगे इसका क्या मतलब है, अब नई आइटम बता रहे हो सर। कंट्रोलेबल मतलब अगर और Cl2 मौजूद है, जो होता ही है, Cl2 और अगर है टेस्ट ट्यूब में, तो दोबारा से इसमें से एक H दोबारा से सब्स्टिट्यूट हो जाएगा एक Cl के साथ और बन जाएगा CH2। अब एक और H एक और Cl के साथ चला गया। देखिए मैंने Cl2 दोबारा डाल दिया, दोबारा नहीं डाला, वो पहले का डाला हुआ था ना, जो बचा हुआ है वो दोबारा एक्ट करेगा। दोबारा एक्ट करेगा तो एक और H एक और Cl के साथ चला जाएगा और बना देगा क्या, बना देगा CH2। अब बन जाएगा, एक और H चला गया और Cl2 बन जाएगा और ये बन जाएगा। फिर दोबारा अगर Cl2 डालोगे तो दोबारा एक H एक Cl के साथ दोबारा चला जाएगा, अब CH बच जाएगा। फिर दोबारा अगर Cl2 डालोगे, इसको ऐसे करके लिखता हूं, Cl2 दोबारा डालोगे तो बन जाएगा CH2Cl2। फिर दोबारा Cl2 डालोगे तो बन जाएगा CHCl3, है ना। और फिर दोबारा Cl2 डालोगे तो दोबारा एक HCl के साथ चला जाएगा CCl4। मतलब ये रिएक्शन तब तक चलती रहेगी जब तक CH4 के सारे हाइड्रोजन एक एक, पहले ये गया तो CH3Cl, ये गया तो CH2Cl2, फिर ये गया CHCl3, फिर ये गया CCl4। जब तक सारे हाइड्रोजन रिप्लेस ना हो जाए क्लोरीन से, तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है। इसका मतलब इस रिएक्शन में सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं मिलता, ये प्रोडक्ट भी मिलता है, दूसरा ये प्रोडक्ट भी मिलता है, तीसरा और ये प्रोडक्ट भी मिलता है, चौथा। इसका मतलब ये रिएक्शन अनकंट्रोल्ड है, इसको कंट्रोल नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ये रिएक्शन अच्छी नहीं मानी जाती। जो मेन प्रोडक्ट है इसे हम कहते हैं मेन प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट। उसके अलावा ये सारे के सारे कहलाते हैं एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, और केमिस्ट्री में एक्स्ट्रा प्रोडक्ट को बेटा कहलाते हैं बाय प्रोडक्ट्स। बाय मतलब एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स। तो बाय प्रोडक्ट्स बहुत ज्यादा बनने की वजह से ये रिएक्शन अच्छी नहीं मानी जाती, अच्छी नहीं मानी जाती। तो यहां पर क्या लिख रहा हूं, एज इट गिव्स ए लार्ज नंबर of byproduct, so it is not a preferred reaction, इसीलिए इसको प्रेफर्ड रिएक्शन नहीं मानते। और यहीं से बात आती है कि जो भी फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है वो अनकंट्रोलेबल होती है, अनकंट्रोल्ड होती है, अनकंट्रोल्ड। इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पे मैं समझा रहा हूँ मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल। इसकी मैकेनिज्म क्या होता है बेटा, मैकेनिज्म का मतलब, मैकेनिज्म का मतलब पहले भी बता रखा है मैंने, एक किसी रिएक्शन का डिटेल्ड वाइज स्टेप। मैकेनिज्म ऑफ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन ऑफ एल्केन, ये डिटेल में कैसे हुआ इसकी थोड़ी सी चर्चा करेंगे। तो कोई भी फ्री रेडिकल रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहले फ्री रेडिकल बनता है। पहले एक बॉन्ड टूटा और फ्री रेडिकल बना, इसे कहते हैं चेन इनिशिएशन। इनिशिएशन का मतलब है शुरुआत होना, और चेन का मतलब क्यों है, क्योंकि भाई देरी है सिर्फ एक के बनने की। जैसे ही एक टूटा, एक दूसरे को तोड़ेगा, दूसरा तीसरे को, तीसरा चौथे को, ये फैलाते रहेंगे। जैसे चेन रिएक्शन थी ना, न्यूक्लियर फिशन आपने 10th क्लास में पढ़ी होगी, एक के बाद दो, दो के बाद चार, चार के बाद 8, यही होता रहेगा। तो एक बार चेन इनिशिएट अगर हो गई, चेन इनिशिएशन हो गई, तो उसके बाद स्टेप 2 होता है चेन प्रोपोगेशन। चेन प्रोपोगेशन का मतलब फैलना, रिएक्शन का आग की तरह फैलना। उसे कहते हैं चेन प्रोपोगेशन। और तीसरा है चेन टर्मिनेशन। जब सब टूट गए, टूट टाट गए, तो क्या होगा, फिर आपस में जुड़कर खत्म करेंगे बातचीत। तो सबसे पहले स्टेप 1, चेन इनिशिएशन, शुरुआत होना चेन का।
तो सबसे पहले क्या होता है, Cl और Cl का बॉन्ड टूट गया, मैंने आपको बताया बीच में से टूटा, और दो Cl के फ्री रेडिकल्स बन गए। फिर स्टेप 2 हुआ चेन प्रोपोगेशन। एक CH4 है, इसमें Cl का फ्री रेडिकल आया, एक CH4 है, इसमें Cl का फ्री रेडिकल आया, तो क्या बना दिया, एक H इसमें से निकाल दिया, एक H इसमें से निकाल लिया, तो ये क्या बचेगा बोलो, CH3 बचेगा, फ्री रेडिकल मतलब इलेक्ट्रॉन खाली है उसका, और एक H वहां से जो मिला फ्री रेडिकल, और ये Cl फ्री रेडिकल, ये दोनों आपस में जोड़कर क्या बना दिए, HCl बना दिए, तो प्लस HCl। बस अब क्या था, ये एक फ्री रेडिकल ये दूसरे Cl को तोड़ेगा, दूसरे Cl को तोड़ेगा तो क्या बनाएगा बताओ, एक Cl को तोड़ेगा, ये इसके साथ चला जाएगा, बन जाएगा CH3Cl, और वहां रह जाएगा फिर एक Cl फ्री रेडिकल। फिर ये दूसरा Cl फ्री रेडिकल फिर क्या करेगा, फिर एक एल्केन को तोड़ेगा, फिर एक एल्केन को तोड़ेगा, मतलब ईट स्लीप रिपीट वाली बात हो गई, फिर एक को तोड़ेगा, फिर ये बनाएगा, फिर CH, तो ऐसे तोड़ते रहेंगे, और आखिर में स्टेप 3 होगा चेन टर्मिनेशन, खत्म। मतलब कौन कौन से फ्री रेडिकल बनेंगे, Cl बनेगा और CH3 फ्री रेडिकल्स बनेंगे, बिल्कुल। अब ये आपस में नहीं भी तो जुड़ सकते हैं, ऐसा भी तो हो सकता है, बिल्कुल। तो कैसे जुड़ सकते हैं, Cl और अगर CH3 फ्री रेडिकल आपस में जुड़ गए तो बहुत अच्छी बात है, तो हमारा मेन प्रोडक्ट बन जाएगा। पर ऐसा भी हो सकता है Cl के साथ ही जुड़ जाए, उस केस में ये Cl2 बना देगा। ऐसा भी हो सकता है CH3 फ्री रेडिकल से जुड़ जाए, तो वो आपस में CH3 फ्री रेडिकल इथेन बना देगा। तो इसका मतलब से बहुत सारे बाय प्रोडक्ट बनते हैं, जिसकी वजह से ये रिएक्शन अच्छा नहीं माना जाता। और ये किसी के साथ खत्म हुआ पहला फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, हैलोजिनेशन, जिसमें बहुत सारी बातें थी। जिसमें बहुत सारी बातें थी, बाकियों में इतनी सारी बातें नहीं है, इजी इजी है। दूसरा एकदम इजी इजी, कंबशन मतलब जलाना। किसी भी हाइड्रोकार्बन को जब हम जलाते हैं तो उसमें से तीन चीजें मिलती है, CO2, H2O और एनर्जी। ऑन कंबस्टिंग एनी हाइड्रोकार्बन, दैट इज एल्केन को अगर मैं जला रहा हूं, gives CO2, H2O एंड एनर्जी। हर बार यही मिलता है। जैसे CH4 को जला रहा हूं मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करा रहा हूं, तो मिलेगा CO2, मिलेगा H2O, और उसके साथ मिलेगी एनर्जी। अगर तुम मीथेन की बात ना करो, अगर तुम C2H6 की बात करो, इथेन की बात करो, इथेन में अगर जलाओगे तो मिलेगा CO2, H2O, सेम, बस अलग होगा तो उसका एनर्जी कॉफिशिएंट, बैलेंसिंग कॉफिशिएंट चेंज होगा। इधर एक कार्बन है, एक कार्बन, हाइड्रोजन 4 है, तो हाइड्रोजन 4 हो गए। अब ऑक्सीजन हो गए 2 और 2, 4 ऑक्सीजन हो गए। 4 ऑक्सीजन के लिए 2 कर दो, यहाँ 2 कार्बन है तो 2 कार्बन ले लोगे। हाइड्रोजन 6 है तो हाइड्रोजन 6 हो जाएंगे। अब ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 टू द 4, 3 टू द 6, तो ऑक्सीजन हो गए हमारे पास 10। 10 के लिए यहाँ क्या कर दोगे, 5 कर दो। समझ में आई? नहीं नहीं, सॉरी, मैंने गलत कर दिया ना। 2 दूनी 4 और 3, 7 ऑक्सीजन होंगे ना, तो 7 ऑक्सीजन के लिए यहाँ क्या करोगे आप लोग, 7/2 करोगे। इसका मतलब हर बार प्रोडक्ट सेम होगा, उसका बैलेंसिंग कॉफिशिएंट ही चेंज होगा। तीसरी रिएक्शन क्या है, तीसरी रिएक्शन है ऑक्सीडेशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी बहुत ध्यान से देखेंगे। ऑक्सीडेशन मतलब होता है दो चीजें, या तो ऑक्सीजन ऐड करना, या तो हाइड्रोजन को रिमूव करना, दो चीजें होती हैं। तो एल्केन का ऑक्सीडेशन तीन तरीकों से हो सकता है। कैसे? एल्केन का ऑक्सीडेशन तुम कर रहे हो, पहले होता है
इसे कहते हैं कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन। कंट्रोल्ड ऑक्सीडेशन किसके प्रेजेंस में होता है? कॉपर एट 573 केल्विन, 523 से लेकर 573 केल्विन तक कॉपर को लिया जाता है। इसमें क्या होता है? सिर्फ एक चीज होती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऐड हो जाता है। और अगर एल्केन में ऑक्सीजन ऐड हो जाता है तो मैं आपको बता दूं बच्चों, उस फंक्शनल ग्रुप का नाम होता है अल्कोहल। मतलब एल्केन में ऑक्सीजन ऐड हो गया तो वो अल्कोहल बनता है। अगर मैं इसका थोड़ा सा और स्ट्रॉन्ग करता हूं, जिसे हम कहते हैं माइल्ड ऑक्सीडेशन। माइल्ड मतलब कंट्रोल्ड वाले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग। इसके लिए एजेंट कुछ और होता है। एजेंट होता है MO2O3। ये MO2 मोलेब्डेनम, MO का मतलब है एक एलिमेंट है मोलेब्डेनम। मोलेब्डेनम याद रखिएगा। MO2O3 के प्रेजेंस में क्या होता है? यहां पर एडिशन ऑफ 1 ऑक्सीजन, ऊपर भी एक ऑक्सीजन ऐड हुआ था, और यहां पर इसके साथ साथ रिमूवल ऑफ 2 हाइड्रोजन भी होता है। और जब मैं एल्केन में ये दोनों चीजें एक साथ करता हूं तो आप लोगों को पता होना चाहिए, वो मिलता है एल्डिहाइड। वो बनता है एल्डिहाइड। और इसी में अगर मैं करता हूं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन करवाने के लिए एजेंट चाहिए मुझे स्ट्रॉन्ग वाला। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है? जैसे CH3COO का होल ट्वाइस Mn, इसे कहते हैं मैग्नीज डाई एसीटेट, और इसका नाम है मोलेब्डेनम ऑक्साइड। ये सब एजेंट का काम है। अगर मैं मैग्नीज डाई एसीटेट डालता हूं तो ये क्या करता है? एडिशन ऑफ 2 ऑक्सीजन होता है, 2 ऑक्सीजन ऐड होता है। ओके, एडिशन ऑफ 2 ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ 2 हाइड्रोजन, और इससे बनता है बच्चों, जब दो एल्केन में से 2 ऑक्सीजन हटाओगे, 2 हाइड्रोजन ऐड कर दोगे तो उससे बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। 2 मिनट का समय दे रहा हूं, अच्छी तरह से पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चार्ट। ये चार्ट नहीं है, ये तो खजाना है, मैं आपको कहूंगा। एडिशन ऑफ 1 ऑक्सीजन, एडिशन ऑफ 1 ऑक्सीजन। ठीक है, ध्यान से देखिए इसको। Cu कॉपर। इसका मतलब अगर मैं ले लेता हूं CH4 सपोज का, और मैंने कल को कहा इसके अंदर कॉपर एट 573 केल्विन डाल दिया, तो आपको पहले से पता होना चाहिए भैया कि इसमें एक ऑक्सीजन आ जाएगा। एक ऑक्सीजन आ जाएगा तो बन जाएगा CH4O, और आपको पहले से पता होना चाहिए CH4O को हम ऐसे भी लिख सकते हैं CH3OH, मतलब ये बनता है अल्कोहल। तो भैया मीथेन से बन जाएगा मीथेनॉल। कल के ऊपर आ जाए पेपर में इसको MO2O3 डाल दिया तो क्या बनेगा? आप कहेंगे सर एक ऑक्सीजन ऐड कर दो, 2 हाइड्रोजन हटा दो, 2 हाइड्रोजन हटा दोगे तो CH2, एक ऑक्सीजन ऐड कर दोगे तो O। एल्डिहाइड बनता है, इससे एल्डिहाइड कौन सा बनेगा? गेस करो। HCHO। यस, इसको हम कहेंगे मीथेनल। और वहीं पर अगर इसमें तुम डाल दो CH3COO का होल ट्वाइस Mn, तो हम जानते हैं 2 हाइड्रोजन भी रिमूव करो, 2 ऑक्सीजन भी ऐड करो,
तो इससे बनेगा HCOOH मतलब मिथेनोइक एसिड। तो ये आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए, इस तरह से सीक्वेंस आपको पहले से पता होना चाहिए, ठीक है। तो 3 रिएक्शन हो गई। चौथी रिएक्शन क्या है, इजी इजी है। चौथी है आइसोमेराइजेशन। आइसोमेराइजेशन मतलब आइसोमर बन जाना, मतलब 1 2 3 4 5 कार्बन डाल दिए। अगर मैंने उसमें एनहाइड्रस मतलब सूखा हुआ AlCl3 डाल दिया तो इसके आइसोमर बन जाएंगे 5 के। याद है ना कैसे, याद करो। एक ऐसे और एक और भी था, याद करो। एक ऐसे है ना, 5 कैसे बनते हैं, तो 6 डालोगे तो 6 के जितने आइसोमर है पॉसिबल वो बन जाएंगे। 7 है तो 7 के। तो इसका मतलब आइसोमराइजेशन का मतलब एनहाइड्रस AlCl3 डालने पर एल्केन में आइसोमर्स में तब्दील हो जाती है बात, आइसोमर्स बन जाते हैं। पांचवी रिएक्शन पायरोलिसिस। पायरोलिसिस को हम क्रैकिंग भी बोलते हैं। इसका मतलब ब्रेकडाउन ऑफ ए बिगर एल्केन इनटू स्मॉलर। एल्केन भी हो सकता है, एल्कीन भी हो सकता है और एल्काइन भी हो सकता है। मतलब कोई भी हाइड्रोकार्बन, क्योंकि इनको हाइड्रोकार्बन बोलते हैं ना। तो एल्केन का छोटों में टूटना, छोटे एल्केन, छोटे एल्कीन, छोटे एल्काइन, छोटे हाइड्रोकार्बन में टूटने को हम लोग क्रैकिंग कहते हैं, पायरोलिसिस कहते हैं। जैसे सपोज करो मैंने 4 कार्बन ले लिए, उसको हीट कर रहा हूं एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर्स, तो ये 2 कार्बन में टूट गए, ऐसा भी हो सकता है। 2 कार्बन में टूट गए, एक इथीन और इथीन बन गए। ऐसा भी हो सकता है 3 कार्बन में टूटे और एक मीथेन बन गए। और तो पॉसिबिलिटीज है, मतलब बड़े के छोटे हाइड्रोकार्बन में टूटने को पायरोलिसिस या फिर क्रैकिंग कहते हैं। और इसी तरह से आखिरी रिएक्शन है 6 एरोमेटाइजेशन। एरोमेटाइजेशन का मतलब एरोमेटिक कंपाउंड का बनना, बेंजीन का बनना, ठीक है। तो अगर मैं ये ले लेता हूं, कौन मुझे बताएगा ये कौन सा कंपाउंड है? देखिए जरा, इसका नाम बताइए तो ये क्या है? बताइए इसका नाम क्या है? क्या बात कर दिया आपने, ये तो नॉर्मल हेक्सेन है। पता नहीं लग रहा कि 1 2 3 4 5 6 कार्बन है ये तो हेक्सेन है, एन हेक्सेन। यस, तो एन हेक्सेन में अगर मैं डाल देता हूं, मैंने जानबूझ के ऐसे 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 ना लिखकर इसको ऐसे लिख दिया गोल गोल, तो आप कंफ्यूज हो गए। अरे नॉर्मल बात है यार, इट इज द सेम थिंग। तो अगर मैंने एन हेक्सेन में डाल दिया Cr2O3 और टेम्परेचर है 773 केल्विन, तो ये बेंजीन बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। इस प्रोसेस को एरोमेटाइजेशन कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों आज हमने 6 रिएक्शन बताई आप लोगों को। 6 रिएक्शन बहुत अच्छी तरह से कर लेनी है, 6 रिएक्शन को गांठ बांध लेनी है।